हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो शॉर्ट सीरीज़ मैंने चला रखी है क्वेश्चंस की। 30 क्वेश्चंस की, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मुन्ने से क्वेश्चंस हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जो है मैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, और ये देखिए प्रैक्टिस सेट 2 है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है, लिटरेचर एंड ग्रामर क्वेश्चंस। क्लास तो 21 नंबर की है। और इसके साथ अब जो है ये ऑनलाइन बैच का जो है आप लोग अगर लेना चाहें तो इसमें आपको कॉल कर सकते हैं हमें 7895937338 पर। और चलिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अफेक्शन नहीं है, ये अफेक्टेशन है। Affectation and hyperboles are chief characteristics of poetry. Affection नहीं, that's affectation. Affectation है ये। Affectation, that is affectation. Pretense या झूठा व्यवहार और हाइपरबोल कौन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी पोइट्री के हैं? तो ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के। मेटाफिजिकल पोइट्री वो पोइट्री है जिसमें पेडेंटिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा जो एक ऐसी लैंग्वेज ऐसी होती थी जिसमें जो आम जनता को समझ में आने वाली नहीं थी, और इसमें कंसीट्स का यूज़ किया जाता था। तो मेटाफिजिकल है। अफेक्टेशन एंड हाइपरबोल्स जो यूज़ किए जाते थे वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में यूज़ किए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ What is the meaning of meta? Meta means होता है beyond and physical means शारीरिक। फिर शारीरिक चीज़ों के परे तो उसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये कुछ गड़बड़ हो गई है। ये है what is the meaning of meta? That's beyond. ये है beyond physical things. So that is what is the meaning of meta, that is beyond. बियॉन्ड होता है मेटा का मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हु रॉट इन ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इंग्लिश men and women will say to one another, yes, this Shakespeare is ours, we produced him, we speak and think by him, we are of one blood and kind with him. on heroes hero worship जो लिखी है, ये जो वर्क है ये कार्लाइल का वर्क है। दिस वर्क इज रिटन बाय कार्लाइल। ये थोड़ा सा फोंट चेंज हो गया है। ये कार्लाइल का वर्क जो है ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप, ये शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा है कि इंग्लिश मैन एंड वेमेन ये कहेंगे कि हाँ ये शेक्सपियर हमारे हैं, वी प्रोड्यूस्ड हिम, हमने इन्हें प्रोड्यूस किया है, एंड थिंक बाय हिम, वी आर ऑफ वन ब्लड, हम उन्हीं के जैसे हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ्स पैंथीस्टिक फिलॉसफी। ये थोड़े से ये उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। और इसमें लेट मी चेक, ये थोड़ा सा क्या इसमें इसकी पेन ड्राइव में दिक्कत है या क्या दिक्कत है। ऐसे ही करवा देती हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो। विच पोएम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ्स पैंथीस्टिक फिलॉसफी। सबसे पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैंथीस्टिक फिलॉसफी। पैंथीस्टिक फिलॉसफी का मतलब होता है कि गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। भगवान हर चीज़ में है और हर चीज़ भगवान है। तो ये पैंथीस्टिक फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे। And the next one is, who appreciated Wordsworth's poem Michael in the words, nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power। ये माइकल जो कि उनकी पोएम जिसमें माइकल ल्यूक उनकी कॉटेज उसके बारे में बताया गया है, ये जो पोएम है इसके बारे में नेचर की नेचर ने खुद ये जो है लिखा है। ये बताया कहा है किसने? मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा ये कहा गया है।
These are the words of Matthew Arnold. Now the next one is Michael, Isabel, Luke are characters in Wordsworth's poem. Michael, Isabel, Luke, वर्ड्सवर्थ की पोएम माइकल के कैरेक्टर्स हैं. दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ माइकल. अ फॉर्मल पब्लिक, ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं. अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटर्न वर्ड्स डिलीवर्ड इन हाई प्रेस ऑफ अ पर्सन और थिंग. अगर किसी व्यक्ति की तारीफ में बहुत सा जो है वो एक तारीफ में कुछ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पैनेगायरिक्स. बेहद भयंकर तारीफ से भरा हुआ, दैट इज पैनेगायरिक्स. A piece of writing, speech or music that copies the style of somebody, something in a funny way. जब किसी के स्टाइल को कॉपी किया जाता है फनी बनाने के लिए. आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे कभी कई बार कुछ जो भजन होते हैं वो फिल्मी गानों की पैरोडी पे बने हुए होते हैं. अगर हम दूर से सुने तो हमें वो फिल्मी गाना याद जो है वो आता है. और वैसे भी अगर किसी चीज़ की जो पैरोडी की जाती है तो वो केवल ह्यूमर क्रिएट करने के लिए की जाती है. दैट इज़ पैरोडी. The concluding part of a speech typically intended to inspire enthusiasm in the audience. एक स्पीच का वो हिस्सा जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है कि जो ऑडियंस के अंदर जोश भरने के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दैट इज पेरोरेशन. इसे कहते हैं पेरोरेशन. पेरोरेशन का मतलब होता है कि जब हम बात को ख़त्म करते हैं और लास्ट में हम अपनी स्पीच से जनता के अंदर एक वो इमोशन क्रिएट कर दे जो हम चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेरोरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. इनमें से कौन से नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं? एनल्स, असेट्स, चैटल्स, ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं. इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता. तो ऑल ऑफ दीज. ही डजंट वर्क मच. मच इन द सेंटेंस इज यूज. ही डजंट वर्क कितना, वर्ब को करा जा रहा है, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है. एम्फेसिस इन द पॉजिटिव डिग्री, नहीं जी. टू मॉडिफाई एडवर्ब, बिल्कुल एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, वर्ब को कर रहे हैं. टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. कौन कर रहा है? एडवर्ब. तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. This book is designed to increase the working knowledge of speak and written language. देखिए, language is a noun. लैंग्वेज के पहले आपको एडजेक्टिव लगाना है. तो रिटन आपने लगाया. पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, जिसे पार्टिसिपल कहा जाता है. तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. रिटन तो हो गया, आप नाउन के पहले लगाया एडजेक्टिव. लेकिन स्पीक तो वर्ब ही रहा, तो स्पोकन कहा जाता है. इसको कहा जाएगा स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज. तो ये डी पार्ट में एरर है, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज आएगा. The girls sang few songs to entertain the guests, but the guests were not pleased. देखिए, few का मतलब होता है ना के बराबर, और a few का मतलब होता है थोड़े बहुत. तो अगर आप ना के बराबर गाने गाएंगे तब तो वैसे भी कुछ नहीं होना. तो इसका मतलब यह है कि थोड़े बहुत गाने जो हैं वो लड़कियों ने गाए, मगर गेस्ट को वो गाने ज़्यादा पसंद नहीं आए. पता नहीं कैसे गेस्ट थे. तो इसीलिए यहाँ आएगा अ फ्यू. तो ये बी पार्ट में एरर है, दैट इज बी पार्ट. नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड. सबसे पहले ये देखिए, जब एज आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है, और जब हम उसमें ये कहते हैं कि कोई अन्य मेथड उतना कारगर नहीं है जितना ये मेथड, तो हम एक मेथड की तुलना मेथड से ही कर रहे हैं. सेम ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे नो अदर मेथड. यहाँ आएगा नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री. तो यहाँ ए पार्ट में एरर है.
व्हाट रीजन डज इयागो, अब ये थोड़े से क्वेश्चंस कुछ ऑथलो से हैं. ऑथलो एक शेक्सपियर की वो ट्रेजेडी है जो सेक्सुअल जेलसी पर आधारित है. इसमें इयागो जिसमें मोटिवलेस मेलाइनिटी थी, जिस ऑथलो जो कि एक वेनेशियन मूर था, शादी करी थी डेस्डेमोना से. वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज वेरी, एक्चुअली ही वॉज नोन फॉर हिज मिलिट्रियल प्रोवेस, लेकिन ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय द फादर ऑफ डेस्डेमोना. लेकिन उसने डेस्डेमोना से छिपके शादी करी. इयागो को प्रमोशन नहीं दिया, इसीलिए इयागो उसके अगेंस्ट हो गया. एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि इयागो कि ऑथलो ने खुद ही इयागो को डेस्डेमोना को स्मॉदर करके मारा. एंड व्हेन ही गॉट टू नो ऑफ दिस, तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ एंड ही किल्ड हिमसेल्फ. तो ये जो कहानी है इसकी थीम सेक्सुअल जो है वो जेलसी इसकी थीम वह है इसकी, और सेक्सुअल पॉजेसिवनेस, सेक्सुअल जेलसी बेसिकली इसकी थीम है. और ऑथलो का जो कैरेक्टर दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को लेके एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त इंसान जो है उसको दिखाया. तो ये क्वेश्चंस कुछ ऑथलो के क्वेश्चंस हैं. व्हाट रीजन डज इयागो गिव एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट ऑथलो. ऑथलो ने उसका प्रमोशन उसे ना देकर पास ऑन किया था, इसीलिए ऑथलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन. ऑथलो ने उसे प्रमोशन नहीं दिया था, दैट्स व्हाई ही वेंट अगेंस्ट ऑथलो. Why does Othello have to go to Cyprus? ऑथलो को साइप्रस क्यों जाना होता है? ऑथलो साइप्रस इसलिए जाता है टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क्स, टू कन्फ्रंट इयागो अबाउट हिज डिसेप्शन, टू टेक कमांड ऑफ द टर्किश आर्मी, टू रीजॉइन हिज वाइफ फॉर देयर मैरिज. टू प्रिपेयर, क्योंकि टर्क्स के आक्रमण की वजह से उसे साइप्रस भेजा जाता है, तो इसका आंसर है ए. Who does Iago frame as having an affair with Desdemona? कि वो इयागो किसको जो है वो फ्रेम करता है कि उसका अफेयर जो है वो डेस्डेमोना के साथ चल रहा है. तो किसको जो है वो फ्रेम करता है? कैसियो को वो फ्रेम करता है कि ये उसका अफेयर जो है वो डेस्डेमोना के साथ चल रहा है. हाउ डज डेस्डेमोना डाई? डेस्डेमोना की मृत्यु उसी के हस्बैंड के द्वारा की जाती है. वो उसके मुंह पर जो है तकिया रख के उसको स्मॉदर करके जो है उसको मारते हैं. तो यहाँ पर है ऑथलो स्मॉदर्स हर विद पिलो. What happens to Iago at the end of the play? He is banished from Venice, he is killed by the Turks, he is married to Bianca, he is sentenced to death. कि जब इयागो की बारे में पता चलता है तो उसे he is sentenced to death. A caesura is, caesura क्या है? caesura का मतलब होता है एक जहां पर रोकते हैं. सोनेट में या कहीं पोएट्री में सिज्यूरा होता है एक पॉज. वो पॉज फुल एक कॉमा से बताया जाता है, सेमी कॉलन से बताया जाता है. तो सिज्यूरा क्या होता है? एक पॉज. उसके बाद पोएट के विचार जो हैं वो बदलते हैं. तो सिज्यूरा इज अ पॉज, इट्स अ पॉज. The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called. जब विचारों की एक श्रृंखला चलती है, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा विचार निकलता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मॉडर्न नॉवेल्स में अपनाई गई है, जैसे जेम्स जॉयस ने अपने नॉवल यूलिसिस में, इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने. और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली जो है टर्म है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मॉडर्न नॉवेल्स में, मॉडर्न वर्क्स में इसको अपनाया गया. तो ये है अनब्रोकन फ्लो ऑफ द थॉट. द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, एक डिस्टोपियन नॉवल. देखिए, एक होता है यूटोपिया, एक इमेजिनरी और वर्ल्ड विच इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, जहां सब बढ़िया है, सब खुश है. रेनेसांस सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करने वाला यूटोपियन.
उसका ऑपोजिट है डिस्टोपियन। डिस्टोपियन मतलब एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जो बहुत बुरा है, बहुत ही जो भी एक ऐसा वर्क जो डिस्टोपियन, एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड विच इज बैड, उसे क्या कहते हैं? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपियन। तो ये है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड इज नोन एज डिस्टोपियन। What is the theme of proletarian novel? ये proletarian novel जो होते हैं ये डील करते हैं समाज के वर्किंग क्लास के साथ। ये नॉवेल्स बहुत बाद में जाकर ये फेमस हुई। प्रोलिटेरियन मतलब जो समाज का श्रमिक वर्ग है, वर्किंग क्लास है, उनके बारे में लिखा जाता है। दैट इज वर्किंग क्लास से संबंधित है। Aristotle says that a plot must have unities. Which of the following is not one of the three unities? Unities तीन होती हैं, unity of place, unity of time and unity of action. आप यहाँ देखिए, unity of action है, unity of place है, unity of time है, लेकिन unity of character कुछ नहीं होता। तो यही इसका आंसर है, unity of character is not one of the unities of tragedy. द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन। जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए वर्ड्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउंस का यूज करते हैं। बात गार्डन्स की हो रही है। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन दोज ऑफ मैसूर। तो यहां लगाएंगे हम दोज ऑफ मैसूर। आई विश, जब आई विश है तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट की किसी कंडीशन को, प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति को बताया जाता है। आई विश आई वर डेड। तो यहां पर आएगा आई विश आई वर डेड। शी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। इसमें यह बताना है, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये है क्या? शी रैन, रैन एक वर्ब है। शी रैन हाउ, जो हाउ का जवाब दे वो एडवर्ब है, तो इट इज एन एडवर्ब। शी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। द मीटिंग डैश विद अ वोट ऑफ थैंक्स। मीटिंग का खत्म होना, खत्म होने को कहते हैं कंक्लूड। पास्ट टेंस में है तो इसलिए आएगा द मीटिंग कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। Although he is blind, he is very fast dash calculations. हालांकि वो ब्लाइंड है मगर वो जैसे किसी भी कहे गुड एट, बैड एट, फास्ट एट, कि कैलकुलेशंस में बहुत फास्ट है, तो ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशंस। Select out of the following the correct prefix. If select out of the following the correct prefix to make the word proper. प्रॉपर के पहले प्रीफिक्स लगाना है ऑपोजिट मीनिंग बताने के लिए। डिस, अस, इन। भाई प्रॉपर के पहले अगर आप इम लगाओगे तब वो बनता है इम्प्रॉपर। इनप्रॉपर, डिसप्रॉपर, असप्रॉपर कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे। कोशिश तो करूँगी कल ही मिलूँ, और बस ये छोटे छोटे सेशंस के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। और पढ़ते रहिए। और कभी कभी जो है मेरा भी मन ये करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी जो हमारे यूज़र्स में 40% आज भी वो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। हम कभी कोई फालतू की चीज़ नहीं बेचते, हम कभी कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाते, फिर भी पता नहीं क्या बात है। खैर वो आपकी मर्जी है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर वो 40% में से 10% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा। बाकी वैसे आपकी मर्जी है। वॉट आई डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। बाय बाय, गुड नाइट।